औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम करेंगे, हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज हैं, तो करते हैं जल्दी से। क्या लिखा है? एक रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड। मतलब रेक्टेंगुलर का मतलब होता है जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर नहीं हो। कोई भी नंबर, कोई भी गिनती है, ठीक है, उसको हमने पेयर की सूरत में लिखा है। पेयर्स मतलब जोड़ों की सूरत में लिखा है, यानी रोज और कॉलम्स की सूरत में एक ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। जैसे सपोज हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखा जाए तो हमने पेयर यानी रो और कॉलम की सूरत में डाटा लिख दिया है। रेक्टेंगुलर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ भी देखा जाए तो हमारे पास रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है। हमारे पास रो कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? 3। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर बच्चे, देखा जाए तो हमारे पास मैट्रिक में रोज और कॉलम्स बराबर भी हो सकती हैं। इन शॉर्ट में हम कहें तो अगर हम लोग डाटा को ब्रैकेट की सूरत में लिख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएं क्या होगा? अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हम लोग कहें कि किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। अब हम इसकी बात करें तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे रो। रो का मतलब होता है हमारे पास के होरिजेंटल मतलब लेटी हुई कितनी है। तो लेटी हुई हमारे पास कितनी है? सिर्फ एक है। और खड़ी कितनी है? 4 है। तो इसका मतलब 1 × 4। नेक्स्ट है आ मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक होगा? तो बच्चे देखा जाए ये इसकी रो है, मतलब लेटी हुई को क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है होरिजेंटल यानी रो कितनी है, ये हमारे पास कौन क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स। क्योंकि अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स। सेम वही चीज रिपीट हो रही है। हम लोग रो को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेटी हुई। तो रो और हॉरिजॉन्टल एक ही मतलब है, और कॉलम और वर्टिकल का एक ही मतलब है। यानी अगर हम लिखें 1 2 3 तो ये रो है यानी हॉरिजॉन्टल है, और दूसरी तरफ अगर हम लिखें 1 2 3 तो ये हमारे पास वर्टिकल है। और दूसरा हम इसे क्या कह सकते हैं? कॉलम। और ये हमारे पास रो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक रो हो उसे कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल, और जिसका एक ही कॉलम हो उसे कहते हैं वर्टिकल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज ये है वर्टिकल लाइन ऑफ अ नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम्स। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है रो और कॉलम बताना। तो हमेशा हम पहले रो बताते हैं। रो कितनी है? 1 2 3। और कॉलम कितने हैं? 1। इसका मतलब है हमारे पास क्या आएगा? 3 × 1। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट इज 0। अगर कोई भी मैट्रिक्स लिखा हो और उसका हर एलिमेंट 0, मतलब हम यहाँ पे लिखें ए इज इक्वल टू 0 0 0 0, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक होगा? नल मैट्रिक्स। इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो एक ही मतलब है दोनों का, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स ठीक हो गया। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स फिर से 1 2 3। 3 हमारे पास रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2। तो 3 × 2 हमने कैसे देख रहे हैं? रो, मतलब फर्स्ट पे हम हमेशा रो देखेंगे। 1 2 3। 3 रो है और कॉलम कितने हैं? 2। इसका फार्मूला होता है m × n, मतलब पहले रो देखती हैं और फिर कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास है इज अ मैट्रिक। तो हमारे पास इसकी वैल्यू, ये कौन सा मैट्रिक है? अच्छा, देखा जाए तो बच्चे इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अगर किसी भी मैट्रिक के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो उसे कहते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ देखा जाए अगर हम लोग कहें सपोज कि हमारे पास यहाँ पर ये सेम था, मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये दोनों 0 0 हैं, तो ये तो स्केलर होगा नहीं। ये बच्चे हमारे पास सारे एलिमेंट 0 हैं, इसीलिए हमारे पास जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके अलावा देखा जाए अगर हम यहाँ लिख दें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, बल्कि ये यूनिट मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 1 1 है। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखनी है, अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स
ना ही 0 हो ना ही 1 हो, उसके अलावा कोई भी हो और वो सेम हो, मतलब उसके अलावा यहाँ 2 3 4 5 या यहाँ पर बी लिखा हो, सेम हो, तो यहाँ देखा जाए तो ये सेम है, ना ही 1 है ना ही 0 है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक होगा, ये हमारे पास होगा स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक है, यूनिट मैट्रिक्स, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इफ ए इज ऑर्डर m मल्टीप्लाई n, अच्छा हमारे पास उसने कहा है, हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाले हैं, हमारे पास ए निकला हुआ है m मल्टीप्लाई n और बी निकला हुआ है n मल्टीप्लाई m, और इसको फाइंड करें कि ए बी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, देन ए बी विल बी ऑफ ऑर्डर, ए बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। देखा जाए तो बच्चे अगर हम कहें हमारे पास जो है ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक निकला हुआ है m मल्टीप्लाई n, और इसी तरीके से हमारे पास बी का जो ऑर्डर निकला हुआ है वो है n मल्टीप्लाई m। अब हमने चेक करना है क्या ए बी मतलब ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं, ए बी के दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। तो ये हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखे हुए हैं ए के और ये हमने लिखे हुए हैं बी के। अब हमने चेक करना है क्या ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। हम कैसे लेंगे, पहले वाली हमारी रो होती है और दूसरे वाला हमारा कॉलम होता है, इसी तरीके से ये हमारी रो होती है और ये हमारा कॉलम होता है। इसका मतलब है हम इसे कहेंगे ये हमारा कॉलम है और ये हमारी रो है। अब अगर पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो के बराबर हो तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर मतलब क्या होगा, n मल्टीप्लाई n, n मल्टीप्लाई n, यानी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कब होंगे, ए बी के थ्रू। उन्होंने कहा ए बी को ही मल्टीप्लाई करना है, चेक करना है क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। हमने क्या किया, उन्होंने हमें बताया था ए का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो m मल्टीप्लाई n है, हमने वैसे ही लिख दिया ए का। इसी तरीके से हमने बी का लिख दिया और हमने फर्स्ट वाले का कॉलम अगर सेकंड वाले की रो के बराबर हो, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ए या बी है, इसलिए पहले मैंने ए लिखा फिर मैंने बी लिखा। अगर हमारे पास बी होता तो फिर हम उलट लिखते, पहले वाले की अगर कॉलम दूसरे वाले की रो के बराबर हो, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फिर से वही देखना है हमारे पास, ये हमारे पास रो कितनी है 2 और कॉलम कितना है 1, मतलब हमने हमेशा लेटी हुई ही पहले देखनी है। यहाँ फिर से कांस्टेंट है तो स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ फिर से हमने रो देखनी है 1 2 3 रो और कॉलम कितने हैं 2। द मैट्रिक, यहाँ एक ही रो है जिसकी रो एक हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर ये इस तरीकाकार से लिखा होता हमारे पास जिसका एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जैसे ए बी और सी, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है और इसको हम लोग वर्टिकल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2 3। अच्छा ये सबसे थोड़ा सा बच्चे सबसे डिफरेंट है, तो इसको देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक वो मैट्रिक होता है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे 0 और प्रिंसिपल डायगोनल में से कम एक नॉन 0 हो। यानी एक ऐसा मैट्रिक जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा, मतलब इन दोनों को निकाल के बाकी सारे 0 और प्रिंसिपल डायगोनल में से कम एक नॉन 0 हो। तो यहाँ देखा जाए तो अगर हम लोग इसको इस तरीकाकार से भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे भी हम 0 रख दें, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, लेकिन यहाँ पे 3 ही हो, तो बच्चे ये भी डायगोनल ही मैट्रिक है। ऐसा मैट्रिक जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं वो नॉन 0 हो, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे 0 हो और कम से कम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में से एक नॉन 0 हो। तो यहाँ देखा जाए तो एक नॉन 0 है क्योंकि ये वाला 0 नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक। नेक्स्ट फिर से हमारे पास ऑर्डर मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स है तो इधर भी देखा जाए रो भी 2 है कॉलम भी 2 है। अ मैट्रिक्स हैविंग m मल्टीप्लाई n
एम रो को बताती है और एन कॉलम को बताती है। अच्छा, अगर हम लोगों ने फार्मूला लगाना हो, ठीक है, तो हमारे पास हमेशा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक होता है उसका फार्मूला होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला है एम मल्टीप्लाई एन। एम मतलब पहले हम हमेशा रो देखते हैं और बाद में कॉलम देखते हैं। तो यही चीज यहाँ पर है, इसने कहा है अगर एम और एन इज इक्वल, उसको तब स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे जब वो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। बच्चे एम मल्टीप्लाई एन अगर ये दोनों बराबर हो तो इसे कहते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसकी रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं। तो सपोज हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4, इसकी रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। ये हमने इसका निकाल दिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है ये कौन सा मैट्रिक होगा हमारे पास, स्क्वायर। बच्चे यहाँ पर मिक्स नहीं करना, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी रोज और कॉलम्स दोनों बराबर हैं। और स्केलर मैट्रिक्स का होता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं कि 4 4 0 0, तो इसके ये सेम है, इसका मतलब ये स्केलर है। स्केलर है, स्क्वायर नहीं है। और स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी रोज और कॉलम्स बराबर हो। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। यही चीज उन्होंने कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होगा, तो एम इक्वल टू एन के होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसकी एक ही रो है, तो इसका मतलब रो एक है, कॉलम कितने हैं 4 1 मल्टीप्लाई एन। इसी तरीके से ये एक है रो और ये कॉलम कितने हैं 3 1 मल्टीप्लाई 3। अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, अगर किसी की सिंगल रो से क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। और किसी का एक ही कॉलम उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो यही चीज है हमारे पास। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑर्डर द मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम इज। एम रोज है और एन कॉलम है, तो देखा जाए ऐसा ही यहाँ पर होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला है एम मल्टीप्लाई एन। एम मल्टीप्लाई एन, जैसे हमने पहले बात की थी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला क्या है, एम मल्टीप्लाई एन। एम मतलब रो और एन मतलब कॉलम। A matrix in which the number of rows आर सेम एट द कॉलम। अच्छा, देखा जाए रोज और कॉलम्स बराबर है, मतलब एम मल्टीप्लाई एम इक्वल टू एन किया है, तो वो कौन सा मैट्रिक होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ देखा जाए, हमने पहले भी बात की, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो, इसका मतलब है ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये 1 1 है, तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। और अगर यहाँ भी 0 0 होता तो ये नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स हो जाता। अगर यहाँ पर इसके अलावा कोई और हो, जैसे 2 2 लिखा हो, तो वो हमारे पास होगा स्केलर मैट्रिक्स। If B is a rectangular matrix of order P multiply Q then order PD, मतलब इसका ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज करना। तो इसका मतलब है उसने यहाँ पर कहा P मल्टीप्लाई Q, तो अब यहाँ पर क्या होगा, उलट हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई P। रो को कॉलम में चेंज करने को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये ऊपर लिखा हुआ है BT, T का मतलब होता है ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू था, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 3 मल्टीप्लाई 4 देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिर से वो कह रहा है ट्रांसपोज लें, तो इसका मतलब है हमारे पास जो रो होगी वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 3। इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 मल्टीप्लाई 2 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बी, ए का हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 है और बी का हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 है। ऑर्डर ऑफ ए बी टी विल बी किसके इक्वल होगा, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास किसके इक्वल होगा,
अभी बच्चे हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कैसे ये सोल्व होगा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई में वो कह रहे हैं जब मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो उनकी रोज और कॉलम्स कितनी होंगी। अच्छा, हम लोग सिंपल में देखते हैं, जब हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली होती है वो सेकंड वाली के बराबर आती है। मतलब जो ए है उसकी जो फर्स्ट वाला यानी हमारे पास रो होगी वो कॉलम, यानी ये हमारे पास बराबर हो, यानी यहाँ पर 2 × 1 होगा। अब हम कहें कि अगर हम लोग ए के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2 है और बी के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने होंगे। तो हम इसको बहुत आसानी से निकालेंगे। हम इसको फर्स्ट वाले की कॉलम और सेकंड वाले का रो पकड़ेंगे, मतलब 2 × 1 करेंगे। अब इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई करके तो 2 × 1 आएगा, लेकिन इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये उलट हो जाएगा। यानी हमने पहले कहा था 2 × 1, अब हम क्या करेंगे, हम उलट कर देंगे 1 × 2। तो इसका मतलब है हम फर्स्ट वाले की ये और ये चीज हमेशा मल्टीप्लाई में बराबर होती है, यानी फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाला नंबर यानी कॉलम और सेकंड वाले का जो रो है वो मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास कहलाते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास है 2 × 3 और 3 × 7 बी का है। अब बच्चे देखा जाए तो हमने कहना आंसर हमारे पास किसके बराबर होगा। तो अगर हम लोग के आंसर की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन का जैसे हम यहाँ पे निकालते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पर कीमत लिखी हुई है, ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2 × 3 और इसी तरीके से बी का है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 × 7। अब हमने निकालना है ए बी का जो आंसर है वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो सेम हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, ये फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाली की रो को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए बी का क्या आएगा 2 × 7। जैसे हमने ऊपर किया था सेम ऐसे ही हम नीचे भी कर रहे हैं। ऊपर क्या था, जस्ट ऊपर ट्रांसपोज था तो हमने सोचा ये 2 × 1 है, अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 × 2 हो जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने हमें ट्रांसपोज नहीं खाली ए बी का, इस तरीके से हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाले तो रो 2 है और कॉलम कितने हैं, 3 है। नेक्स्ट हमारे पास खाली एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 1 1 है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे एमसीक्यूज 30 कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा और इसको दूसरा क्या कहते हैं, वर्टिकल। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फिर से 2 × 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 4 4 ज़रब 1। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज। अच्छा देखा जाए इन्होंने कहा है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अगर हम इसके ट्रांसपोज लिखें तो हम ऑर्डर लिखें, हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास आएंगे 3 × 2, मतलब रो पहले देखते हैं, रो हमारे पास 3 है और कॉलम 2 है। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, इसका मतलब है 2 × 3। तो इस तरीकाकार से अगर ए ये है और बी किस में हो जाएगा, जो हमारे पास ए का ट्रांसपोज है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए और ये हमारे पास ए टी का मतलब ए टी यानी ट्रांसपोज है। तो उन्होंने कहा है था ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, यानी जो ऑर्डर लिया हुआ है लिखा हुआ है, ऑर्डर ये लिखा हुआ है इसका ट्रांसपोज लें तो इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो 2 × 3 हो गया। अब मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। विच इज नॉट ट्रू इज जनरली, नीचे लिखी हुई कौन सी ट्रांजैक्शन है जो ट्रू नहीं है, सच नहीं है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये रॉन्ग है क्योंकि हमेशा से ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए के होता है। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कहा यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स निकालें। यहाँ पर हम इसका
ये हमारे पास बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन है, हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है और इसको बराबर किसके रख देना, 0 के। यहाँ पर हमने के की वैल्यू असल में फाइंड करनी है, निकालनी है। ये हमने रख दिया इसको बराबर 0 के। अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और मिड में साइन रखना है माइनस का। तो यहाँ पर के को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 के माइनस मिड में साइन माइनस का, 4 तिये 12 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 के निकालना है, के यहीं पे रखते हैं और 2 नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास के का आंसर क्या आया है, 6। तो ये हमारे पास के का आंसर आ गया 6। अर्जॉइंट का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन लिखें, हमारे पास ए के इक्वल है 2 -1 -3 और 4। यहाँ देखा जाए ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने इसको फर्ज कर लिया ए के। अब हमने इसका लेना है अर्जॉइंट ऑफ ए। हमेशा एक बात याद रखनी है, अर्जॉइंट में इस साइड वाले की अलामतें चेंज होती हैं और इस साइड वाले की जगह चेंज होती है, और जिसकी जगह चेंज होती है उसका साइन भी उसके साथ जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो इसकी साइन चेंज हो गई, ये माइनस है तो किस में हो जाएंगे, प्लस में, और इनकी जगह चेंज होगी तो 4 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो साथ में माइनस भी लिखा जाता, मतलब जिसकी जगह चेंज होगी साइन उसका उसके साथ जाएगा। तो ये अर्जॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4 3 1 2। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साइन चेंज कर देंगे और इनकी जगह चेंज कर देंगे। तो डी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया और इन दोनों के साथ माइनस। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज में उन्होंने कहा इसका डिटर्मिनेंट निकाले। तो डिटर्मिनेंट में भी हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और मिड में साइन कौन सा रखते हैं, माइनस का। तो 1 1 2 3 हमने इसका लेना है डिटर्मिनेंट, यानी हम इसकी लाइन को सीधा लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए मिड में साइन रखेंगे माइनस का। तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, 3 को 1 से ज़रब दी तो आया 3 माइनस, क्योंकि मिड में साइन माइनस का 2 ही कम 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा डिटर्मिनेंट का 1। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर किसके है, 1 के। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड। स्क्वायर मैट्रिक्स देखा जाए तो उसमें क्या होता है, हमारे पास इज कॉल्ड सिंगुलर। अच्छा, सिंगुलर का रूल है, जब भी किसी चीज का डिटर्मिनेंट बराबर आ जाए 0 के तो उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है ये, इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आए उसे कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर बराबर नहीं आए उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर से इसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट। 4 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। 3 2 6 माइनस 6 में आ गया। अब हम यहाँ पर 4 में से -6 करते हैं तो आएगा -2। इसका मतलब इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो भी टिक करोगे, जो भी मार्क करोगे, वो एमसीक्यूज सही ही कंसीडर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ +3 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये रकम पूरी की पूरी, इधर लिखा हुआ = 0, तो हम इस रकम को उठा के दूसरी साइड की तरफ ले जाएंगे। ये प्लस हो रही है, सारी की सारी रकम दूसरी साइड की तरफ माइनस हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं माइनस। जैसे यहाँ देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन लिख लेते हैं 3a। आप सबसे बच्चे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं, इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं। इसके हवाले से कोई भी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो काइंडली कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। अब बच्चे यहाँ देखा जाए तो हम क्या करेंगे, ये प्लस है, हमने पूरी रकम उधर लेके माइनस कर दी मतलब मिड वाले साइन हमने चेंज कर दिए। अब यहाँ पर हमारे पास ये 3 है, हम सबके नीचे लिखते हुए इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर -2 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरीके से -5 डिवाइडेड बाय 3, -4 डिवाइडेड बाय 3 और -6 डिवाइडेड बाय 3। अब हम चेक कर लेते हैं।
इसको कटिंग कर लेते हैं। तो देखा जाए तो ये तो कटिंग होगा नहीं, ऊपर -2 है, नीचे 3 है, तो ये -2 डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे। इसी तरीके से यहाँ भी -5 डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे, यही यहाँ भी -4 डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे। लेकिन ये कटिंग हो सकता है, 3 × 3 3 2 6, तो इसका मतलब है यहाँ आ जाएगा -2। तो यहाँ पर हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर इक्वल आ चुका है हमारे, ठीक है। तो ये हमने ए को फाइंड कर लिया। ये सिंपल हमें यहाँ पर बता रहा था कि हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। ये पूरी रकम प्लस ही इधर लाके हमने माइनस कर दी, तो मतलब अंदर वाले सारे साइन चेंज कर दिए। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, नीचे जाके डिवाइड कर दी। डिवाइड करने के बाद अगर कोई कटिंग हो रहा था तो कटिंग करके उसका आंसर लिख दिया। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि ए का डिटर्मिनेंट निकाले। तो इसका मतलब है हमने सिंपल में इसको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और मिड में साइन रखना है माइनस का। तो अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो हमारे पास ये कैसे होगा, 3 0 0, ये भी 0, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। 3 0 0 6 0 0। नेक्स्ट हमारे पास है a = 0 क्या, और इसका मतलब a इनवर्स निकाले। तो बच्चे देखा जाए अगर कीमत ही हमारे पास 0 हो तो इनवर्स का आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द मैट्रिक्स ए विल बी सिक्यूमैटिक इस, अच्छा सिक्यूमैटिक्स है। वैसे बच्चे देखा जाए तो अगर हम लोग कहें कि हमारे पास ए = AT, मतलब इसका ट्रांसपोज भी इसके इक्वल आए तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब अगर किसी भी चीज का ट्रांसपोज भी उसी के ही इक्वल आए उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा है हमारे पास सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज होगी, A - A = AT होगा। मतलब यही फर्क है। सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कहा जाए तो हमारे पास A के साथ क्या आएगा, A के साथ माइनस का साइन आएगा, तो ये सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पर -A है और यहाँ पर सिंपल A = AT है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यही है बच्चे इस तरीके का के एमसीक्यूज। और यहाँ देखा जाए 0 था, इसका इनवर्स भी लिया तो वो भी 0 ही आया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है ABT, इसका ट्रांसपोज लेना है। अच्छा यहाँ देखा जाए तो हम इसको अलग अलग ले लेंगे और ये मल्टीप्लाई, असल में जिनके दरमियान कोई साइन नहीं होता वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। इसको कैसे करते हैं, हम एक तो अलग अलग लिख लेते हैं जब हम ब्रैकेट को खोलते हैं, और दूसरा हम इसको उलट लिखते हैं। मतलब पहले A था, पहले B आएगा, बाद में A आएगा। तो इसका मतलब BT और AT, और ट्रांसपोज अलग अलग लिख दिया। तो यहाँ तक कि हम एमसीक्यूज रखते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।